कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स करने का मतलब है कि जो भी फार्मूलाज हैं, मेन फार्मूला, मेन डेफिनेशन जो या कॉन्सेप्ट हैं, उसको रिवाइज कर लें सच डैट कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चाहे वो जेई बेस्ड करें, नीट बेस्ड करें या बोर्ड के लिए करें, वो आप इजीली कर पाएँ। ये पर्पस है आज की क्लास का। और अगर ना हो पाए तो कम से कम क्वेश्चन के सोल्यूशन देख करके, न्यूमेरिकल के सोल्यूशन देख करके आप इजीली समझ पाएँ और उसको आगे के लिए रिफाइनमेंट कर पाएँ। तो ये पर्पस है। और एटम चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है भाई, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं भाई थॉमसन मॉडल से शुरू करते हैं, बैकग्राउंड में जा करके थोड़ा। और मेनली जो जानने हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद देखने पड़ेंगे हम लोगों को बोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और फिर उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखने होते हैं भाई, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखते हैं। और फाइनली हम लोग देखते हैं भाई स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग इसके रेडिएशन में जो भी हमारे वेव्स होंगे, जो EM वेव्स जो निकाल रहे हैं, डैट इज़ रेडिएशन जो दिखा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसके डिफरेंट सीरीज, रेडिएशन सीरीज देखेंगे। रेडिएशन सीरीज में लेमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब होते हैं। और फाइनली जो एटम में हम लोग समझते हैं कि जो एनर्जी है या एनर्जी, रेडियस, स्पीड, इन सब के एक्सप्रेशन क्या हैं। मीन्स स्पीड nth ऑर्बिट में क्या होगा, रेडियस nth ऑर्बिट में क्या होगा, एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या होगा, ये सब बातें हम लोग भी देखते हैं। तो छोटा चैप्टर है ये, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, इसलिए ये स्कोरिंग चैप्टर है। ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो जान लेने हैं बस। तो सबसे पहले याद करेंगे हम लोग भाई रदरफोर्ड मॉडल को। तो रदरफोर्ड साहब से भी पहले डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। डाल्टन साहब ने क्या बताया था भाई कि सबसे स्मॉल जो होता है, स्मॉलेस्ट जो मैटर है वो है एटम। और एटम इज इनडिविजिबल, मतलब उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन साहब का मानना था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स एटम को और ज़्यादा स्मॉल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, ऐसा नहीं था। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालता था भाई। तो इस तरह से एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक मॉडल था कि भाई इससे और स्मॉल नहीं हो सकता, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसा डाल्टन साहब का मानना गलत हुआ। रदरफोर्ड साहब ने बताया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन भी एटम से निकलता है और इसमें खाली ऐसा नहीं है कि इससे इसके अंदर कोई जो यूनिट्स हैं, जो इसके अंदर पार्ट हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता था और वो इन्होंने बताया। रदरफोर्ड साहब ने बताया कि भाई ठीक है, एटम जो है वो डिविजिबल है, एटम से भी छोटा यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने अपने हिसाब से एक मॉडल सजेस्ट किया, लोगों को बताया कि भाई एटम इस तरह का होता है। किस तरह का होता है भाई? तो रदरफोर्ड साहब का था एक्सपेरिमेंट। पहले तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल से उन्होंने बम्बार्डिंग कराया और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया। और या एक ये भी बात याद रखना है कि डाल्टन्स थ्योरी के बाद एक और पोस्टुलेट आया था, एक और एटॉमिक मॉडल आया था, वो था थॉमसन मॉडल, जिसको कि प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल भी इसके पहले, रदरफोर्ड मॉडल के पहले एक थॉमसन मॉडल भी आया था। मतलब सबसे पहले डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन साहब का कहना था कि भाई एटम जो है वो किस तरह का बना हुआ है, तो एक क्लाउड की तरह बना हुआ है। समझो कि एक स्फेरिकल क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है। थॉमसन साहब ने बताया। डाल्टन के जस्ट बाद थॉमसन के बाद रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन साहब ने बताया कि एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकल क्लाउड है। समझो, पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकल क्लाउड है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स सीड्स की तरह एम्बेडेड हैं, इधर उधर ये फंसे पड़े हुए हैं। क्या भाई? इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फंसे पड़े हैं। और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से नेट चार्ज जो था वो हमारा पूरे एटम एज ए होल का वो 0 था। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस बात का एक्सप्लेनेशन थॉमसन मॉडल में भी बताया गया। लेकिन जो एटम रेडिएशन दिखा रहा था उसको एक्सप्लेन करने में थॉमसन मॉडल फेल हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ये जो रेडिएशन दिखा रहा है, कुछ वेवलेंथ मान लो λ1, λ2, λ3, इन सब के दिखा रहे हैं, तो ये क्यों दिखा रहा है ऐसा थॉमसन मॉडल के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो थॉमसन मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट कराए, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था, तो
उन एक्सपेरिमेंट में जो भी कंक्लूजन आया वो भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड साहब का क्या था, तो इनके गाइडेंस में गीगर एंड मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराया गया था और इसमें डेविएशन के बेसिस पे हम लोगों ने एक और मॉडल आया, वो था भाई रदरफोर्ड मॉडल। और उस रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ डिमेरिट आया। फिर आया भाई बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल में भी कुछ डिमेरिट थे, लेकिन बोर्ड मॉडल के बेसिस पे ही हम लोगों को पढ़ने थे भाई स्पीड क्या होगा, रेडियस क्या होगा nth ऑर्बिट में, और टोटल एनर्जी क्या होगा, ये सब। उसके बाद ये जब हम लोग जान जाएंगे तो फिर रेडिएशन स्पेक्ट्रम बोर्ड मॉडल के बेसिस पे हम लोग, तो मेनली इस चैप्टर का जो मेन है वो है बोर्ड मॉडल, और उसके बेसिस पे एक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पाशन सीरीज, ये सब। तो ये तो ओवरऑल मैंने इंट्रोडक्टरी बात बताया। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे। ये तो फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्टरी पेज। तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट मॉडल वाज प्रपोज बाय जे थॉमसन। थॉमसन साहब ने बताया, और इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम। पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, तरबूज में जिस तरह से वाटरमेलन सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वैसे ही ये हैं। ठीक है, एंड दिस मॉडल वाज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, हाउएवर सब्सिक्वेंट इसके बाद जो स्टडीज हुए और जो भी फाइंडिंग आए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। तो सब्सिक्वेंट स्टडीज ऑन एटम शो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रपोज्ड बाय दिस मॉडल। इस मॉडल में जो इस तरह से यूनिफॉर्म क्लाउड पॉजिटिव का और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं एम्बेडेड हों, ऐसा पाया नहीं गया आगे चल करके। जो भी आगे स्टडीज़ हुए और जो भी हम लोगों ने फाइंडिंग देखे गए वो सब एक्सप्लेन नहीं हुआ इस बेसिस पे, इसलिए ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी ये थोड़े बहुत हिस्टोरिकल बात है, तो ये तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेनली क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड मॉडल में ही तो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। तो ये सब तो हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्टरी बात में बात भी किया हम लोगों ने, लेकिन अब डिटेल जो देखने हैं तो सबसे पहले डिटेल जानने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको जानने पड़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो पहले एक्सपेरिमेंट ये था भाई कि हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है एक जगह, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया भाई, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया हमने गोल्ड फॉइल पे। ये गोल्ड फॉइल है स्क्रीन की तरह, और इसमें हम लोगों ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराए, और ये सर्टेन एंगल से, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है तो कुछ एंगल पे डेविएट हुआ, कुछ ये ज़्यादा एंगल पे डेविएट हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल और ज़्यादा एंगल पे डेविएट हुआ। इस तरह से डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने डेविएट हो गए, कितने एंगल पे आए, इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो जीरो एंगल ऑफ डेविएशन वाले मीन्स ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट डेविएशन चले जाते हैं। तो जो जीरो एंगल ऑफ डेविएशन वाले थे वो बहुत ज़्यादा नंबर में थे। थोड़े ज़्यादा एंगल 2 डिग्री का डेविएशन वाले कम थे, 4 डिग्री के डेविएशन वाले और कम थे, 10 डिग्री के डेविएशन वाले और कम थे, और 20 डिग्री के डेविएशन वाले और कम थे, 90 डिग्री वाले में और कम थे, और 180 वाले में तो और भी एक्सट्रीमली स्मॉल इन नंबर। तो इस तरह से इनका कर्व है। इस तरह से कर्व आया था, आगे कर्व हम लोग देखेंगे भी। मीन्स जीरो एंगल डेविएशन वाले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर, और ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 डिग्री, जो अल्फा पार्टिकल जाए और यू टर्न लेकर के वापस हो जाए, ऐसे अल्फा पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल इन नंबर्स थे। ठीक है भाई, वेरी स्मॉल इन नंबर, जो कि 180 डिग्री का यू टर्न करते हैं, 180 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन दिखाते हैं। 180 डिग्री का मतलब ये हुआ 90 डिग्री से ग्रेटर वाले बहुत कम होते थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट हो जाए, और बहुत कम ऐसे होते थे जो कि 90 से ज़्यादा डेविएट हो जाए, और 180 वाले तो एक्सट्रीमली स्मॉल इन नंबर। तो इस तरह के फाइंडिंग मिले। तो यही बात इसमें दिखाए गए हैं कुछ पॉइंट्स बना करके भाई। तो द सजेस्टेड रदरफोर्ड मॉडल जो 1911 में गीगर एंड मार्सडेन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए, और ये डायरेक्ट किया इन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स को,
और इसका अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, बिस्मथ था। बिस्मथ सोर्स है अल्फा पार्टिकल, जो कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं भाई, तो हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, याद होगा, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, तो इतने एनर्जी का मीन्स 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स समझो कि 5.5 मेगा वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया इलेक्ट्रॉन को, ये अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराओ 5.5 मेगा वोल्ट से, तो जो एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा हमें 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इतने वोल्ट से हम लोगों ने समझो कि एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इतने वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं तब जो एनर्जी होता है उतना एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल को दिया गया। मीन्स अल्फा पार्टिकल का ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई, जब 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को जब 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो होता है वर्क डन, और ये वर्क डन ही हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब हमने 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया उस एनर्जी को, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो नोन एज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है भाई, तो इतने एनर्जी का ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग कराए बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स से, और गोल्ड फॉइल पे हम लोगों ने बम्बार्डिंग कराए। ठीक है भाई, द बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन द थिन फॉइल। थिन फॉइल है जिसका थिकनेस भी दिया हुआ 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स वाज कोलिमेटेड इनटू ए नैरो बीम। कोलिमेट कर दिया इसको, कोलिमेट मतलब कंसंट्रेटेड बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने टारगेट किया टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल। तो ये कुछ तो डिस्क्रिप्टिव बात जो है, जो पॉइंट्स जो नोटेबल हैं, जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं भाई, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है ये, कि ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, और आगे देखते हैं भाई इसका डिटेल एक्सपेरिमेंट। तो यही उसी डायग्राम का लार्जर फॉर्म, बिस्मथ हमारे सोर्स हैं, गोल्ड फॉइल से स्कैटरिंग हुआ, गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड हुआ, बम्बार्डिंग कराए, और ये स्क्रीन है जिस पे हम लोग देखेंगे कितने एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल रिसीव हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो as suggested by the Rutherford, Giger and Marsden performed the experiment, और ये वही बात लिखा हुआ है भाई। इस तरह से अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स वेयर कोलिमेटेड इनटू ए नैरो बीम एंड पासिंग थ्रू द लेड ब्रिक्स। लेड ब्रिक्स से पास करता हुआ, ये लेड ब्रिक्स हैं, इससे पास होता हुआ कोलिमेटेड बीम। इसका पर्पस क्या है भाई, कि फाइन कोलिमेटेड बीम मिले। कोलिमेटेड मतलब कंसनट्रेटेड, जो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हों, ऐसे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मिले। तो ऐसा है भाई, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका भी है। तो इस तरह से होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है भाई, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कोलिमेटेड भी, मतलब जितना कंसंट्रेशन यहाँ है उतना ही कंसंट्रेशन, उतना ही क्रॉस सेक्शन यहाँ भी हो। अगर ऐसा कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो जो इससे पास कर जाए लेकिन थोड़े डायरेक्शन में हो, तो वो इससे ब्लॉक्ड हो जाएगा। तो जो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, जो बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वही इसको भी आगे बढ़ पाएगा। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल वाला ही पोर्शन आगे बढ़ पाएगा। सो एक कंसंट्रेटेड बीम मिलेगा, और ये कोलिमेटेड बीम जिसका ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो थ्रू आउट, ऐसा क्रॉस सेक्शन पे अल्फा पार्टिकल्स मूव करते हुए मिलेंगे। ये पर्पस है लेड ब्रिक का। ठीक है भाई, तो कोलिमेटेड बीम मिले, वे रिसीव्ड बाई। अब ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल जो हैं, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वो रिसीव करते हैं हम लोग। इधर रिसीव किया ये रिसीवर में क्या होता है भाई, तो जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन होता है, और जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे तो लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं। वो लाइट फ्लैशेस को हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू काउंट करते हैं। डिटेक्टेबल ये डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप डिटेक्ट करता है कि कितने लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जितने लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने अल्फा पार्टिकल समझो स्ट्राइक किए, उसको काउंट भी कर लेते हैं हम लोग, और वो काउंटिंग पे ग्राफ दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल रिसीव्ड बाई ए रोटेटेबल डिटेक्टर विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड was studied as a function of angle of scattering। ठीक है,
उसको स्टडी किया भाई, बाई फ्लैशेस और द सेंटिलेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अल्फा पार्टिकल जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जो स्ट्राइक करते थे तो उससे लाइट फ्लैशेस काउंट होते थे, निकलते थे, उसको हम लोग काउंट करके और ये ग्राफ प्लॉट किया गया भाई। बैकवर्ड जो इस डायरेक्शन में जाता है, वेरी स्मॉल नंबर, 1 in almost 8,000 सो, ठीक है भाई। और इसमें इस तरह से हम लोग, ये तो जनरली बुक में दिखता है भाई कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल तो अनडिविएटेड जाते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से डिविएट होते हैं और बहुत कम ज़्यादा एंगल से डिविएट होते हैं और एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर यू टर्न लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास करते हैं भाई। और फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड डिफ्लेक्टिंग एट वेरियस एंगल फ्रॉम 0 to π एंगल में वेरियस एंगल से डेविएट होते हैं। फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड डिफ्लेक्टिंग एट वेरियस एंगल 0 to 5 एंड दिस शोज दैट द एटम हैज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। देखो भाई, ये जो पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन मेन कंक्लूजन क्या आया, आखिर क्यों मोस्टली अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन चले जा रहे हैं? वो इसलिए चले जा रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल जब कोई गोल्ड न्यूक्लियस पे, गोल्ड एटम पे स्ट्राइक करता है भाई, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि मोस्टली एटम का स्पेस एम्प्टी है, ज़्यादातर अनडेविएटेड चले जाते थे। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास हैं वही थोड़े डेविएशन दिखाते थे और जो बिल्कुल न्यूक्लियस को टारगेट करता हुआ है वही यू टर्न लेते हैं। इस तरह से मोस्टली तो अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड ही निकल जाते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन उन्होंने बताया, रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूजन निकाला और उसके बेसिस पे रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज किया। क्या भाई, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो चले जा रहे हैं, 99% अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन चले जा रहे हैं। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, कोई इसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसके पाथ को, अल्फा पार्टिकल के पाथ को। लेकिन वेरी स्मॉल इन नंबर गॉट डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 90 डिग्री एंगल एंड इवन यू टर्न इज टेकन। इसका मतलब कि जहाँ पे ये स्पेशल बिहेवियर मिल रहा है, जिन अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जो स्पेशल बिहेवियर मिल रहा है, वैसे बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल हैं जिनमें ये मोर देन 90 डिग्री का डेविएशन या 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। वो वेरी स्मॉल इन नंबर है। हज़ारों लाखों अल्फ़ा पार्टिकल जब स्ट्राइक करते हैं तो उनमें से एक ऐसा मिलता है। इट मीन्स वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम हैव सम स्पेशल बिहेवियर। कुछ स्पेशल तो बिहेवियर है जो कि बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, कुछ ही पॉइंट पे हो रहा है। मीन्स एटम का छोटा सा वॉल्यूम में कुछ स्पेशल बिहेवियर है। वो स्पेशल बिहेवियर क्या है? तो अल्फा पार्टिकल को रिपेल करके और यू टर्न करवा देना। तो भैया अल्फा पार्टिकल को रिपेल करना मतलब अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करा देगा? तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपेल कराएगा। तो पॉजिटिव है यहाँ पे, तभी तो रिपेल करा के यू टर्न मरवा दे रहा है ये। इट मीन्स एक पूरे एटम में एक छोटा सा वॉल्यूम ऐसा होता है जो पॉजिटिव है, जो कि इस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिपेल करके इलेक्ट्रिक रिपल्सन का फोर्स लगा करके और इसको वापस भेजता है। इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव होता तो अल्फा पार्टिकल को वेलकम करता, कि नहीं, इसको ये वापस कर रहा है या एंगल से डेविएट करा दे रहा है। इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। तो ठीक है भैया, पॉजिटिव चार्ज है और पूरे एटम का वेरी स्मॉल वॉल्यूम में ऐसा बिहेवियर मिल रहा है। ठीक है, तो साइज वेरी स्मॉल है इस स्पेशल बिहेवियर का, और वो स्पेशल बिहेवियर दिखाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, दूसरी बात ये भी दिखाता है भाई कि आखिर अल्फा पार्टिकल जिसका कि 4 AMU मास है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, इसको कोई यू टर्न करा दे, इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट बॉल है तो ये वेरी हेवी है। क्रिकेट बॉल है तो ये समझो वॉल की तरह है, इसके मास के रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा मास होगा तभी इसको यू टर्न करवा सकता है। नहीं तो ये इसको रिपेल करता, ये इसको रिपेल करता, तो इसके रिपल्सन से इसको भी भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं भाग रहा, ये वहीं पे है, इसको यू टर्न करवा दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में ये वेरी लार्ज मास का है। तो कंक्लूजन ये मिला कि देयर इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास is also focused at this small volume, and this small volume was named nucleus. So nucleus जो था सबसे मेन अचीवमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का मेन अचीवमेंट था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर का रेडियस होता है एटम का, और इस न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का। इट मीन्स लाखों टाइम्स कम।
इसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। इट मीन्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई करे, 10⁵ से मल्टीप्लाई करे तब जाकर रेडियस का एटम है, रेडियस ऑफ द एटम है। इट मीन्स इट विल बी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम की बात करें न्यूक्लियस का तो 4/3 πr³। सोचो रेडियस कितना 10⁵ टाइम्स कम है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई, अगर ये रेडियस r है, अगर ये एटम का रेडियस r है तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना हो जाएगा भाई, तो r/10⁵, क्योंकि 10⁵ टाइम्स ये कम है रेडियस। तो ये सोचो मीन्स वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई 10⁻15, ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, तो 4/3 πr³। और रेडियस ऑफ द क्यूब क्या होगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होगा ये है, मान लो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल r, तो स्मॉल r होगा कैपिटल R डिवाइडेड बाई 10⁵। उसका क्यूब करेंगे 10⁻15 आ जाएगा। सोचो एटम के वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स कम वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो रेडियस ऑफ एटम से 10⁵ टाइम्स कम होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ एटम है 10⁻⁻10 का और ये 10⁵ है, तभी तो ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो सोचो वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, पॉजिटिवली चार्ज्ड, and almost all mass is concentrated in a very small volume and the name given was nucleus। ठीक है भाई, ये बात तो आपको याद आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड डिफ्लेक्टिंग एट वेरियस एंगल, और ये देखा हम लोगों ने ये ग्राफ तो भाई पता ही है, ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि थीटा एंगल पे डेविएट हुआ है, और ये है थीटा एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे इसको इनफाइनाइट नहीं दिखाते हैं, टच करा देते हैं। यहाँ पे टच करा सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे टच करा सकते हैं, क्योंकि जितने अल्फा पार्टिकल आप पास करा रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ही है जो कि 0 एंगल पे डिफ्लेक्शन है, इनफाइनाइट नंबर नहीं हो जाएंगे। अगर करोड़ों पास करा रहे हैं तो करोड़ में मान लो कि 2 4 10 छोड़ करके बाकी सब तो जा रहे हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट 0 एंगल पे ही डेविएट हो रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ दिखाते हैं। वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in around 8000 suffers deflection of 180 degree. This shows that the size of the nucleus is very very small, almost 1/8000 times the size of the atom. And this graph shows the reflection number of particle with angle of deflection. Angle of deflection के corresponding ये तो खैर आप बचपन से देखते आ रहे हैं इस ग्राफ को, कोई नया ग्राफ नहीं है, ये वही पुराने ग्राफ हैं। ठीक है भाई। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्स लार्जर डिफ्लेक्शन, और ये सब हम लोगों ने देखा। एक इम्पैक्ट पैरामीटर एक टर्म आता है भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये जरा हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है कि न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, और मान लो ये एटम है, न्यूक्लियस का ये सेंटर है। तो जब अल्फा पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस से आ रहा हो, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है। जब ये एटम से न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे हो, इट मीन्स इसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका ये रिपल्सिव फोर्स अभी नहीं लग रहा अल्फा पार्टिकल पे। उस समय जो इसका वेलोसिटी है, डायरेक्शन, मोशन डायरेक्शन, इस मोशन डायरेक्शन को आगे बढ़ा लें, क्योंकि जैसे ये पास आएगा ये फोर्स लगेगा और इसके चलते ये डेविएशन कर सकता है। लेकिन जब इसका इन्फ्लुएंस नहीं था, उस समय जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी था उसका लाइन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जो जनरली बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन of alpha particle when it is at large distance from the nucleus with the center of the nucleus. Distance from the center of the nucleus to the line of motion of the alpha particle when it is at large distance. इसको बोल रहे हैं impact parameter. B is the distance of initial velocity vector. Initial velocity vector का distance of the alpha particle from the center of nucleus. तो ये impact parameter है। अगर impact parameter 0 हुआ, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हुआ, इसका मतलब कि वो ऐसे आ रहा था। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब बिल्कुल सेंटर पे स्ट्राइक करने जा रहा था। तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब है हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है, हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है अल्फा पार्टिकल का विद न्यूक्लियस, हेड ऑन कोलिजन। और ऐसे
जो होंगे ऐसे जो अल्फा पार्टिकल होंगे उन्हीं का चांस है 180 डिग्री पे डेविएट होना, क्योंकि ये जो बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहे हैं वही वापस ऐसे चले आएंगे वापस, दैट इज यू टर्न करने का चांस उन्हीं का बनता है। जो थोड़े से इम्पैक्ट पैरामीटर वाले हैं वो ऐसे निकल जाएंगे, जो थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर वाले हैं वो ऐसे निकल जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर वाले हैं वो अनडेविएटेड चले जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा है वाले वो भी अनडेविएटेड चले जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर वो भी चले जाएंगे। मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर अगर लार्ज है, इफ बी इज लार्ज देन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री। अगर लार्जर है इम्पैक्ट पैरामीटर तो 0 एंगल ऑफ डेविएशन, स्मॉलर है तो ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन बिल्कुल 0 हो जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 180 डिग्री। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का मीनिंग समझे हम लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट का ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो कि ट्रेस होता है। ये ऐसे ही एक फॉर्मूला है जो कि आप याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर Z है, एटॉमिक नंबर E स्क्वायर कॉट एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2 4πε0 और K अल्फा मीन्स अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जब वो लार्ज डिस्टेंस पे था तब। ठीक है भाई, ये सब आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है भाई, जो अल्फा पार्टिकल विद इम्पैक्ट पैरामीटर 0 जा रहे हों, विद इम्पैक्ट पैरामीटर 0 जा रहे हों तो उनका चांस बनता है कि वापस आ जाएं। तो ये जाते जाते ये कितने डिस्टेंस पे वापस आएंगे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये रह गया, इसको बोलते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे यू टर्न ले लिया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर हमने कम स्पीड दिया, कम काइनेटिक एनर्जी दिया तो ये यहीं से वापस हो जाएंगे, और थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे तो यहाँ से वापस होंगे, और थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे वहाँ पे से, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे तो यहाँ से वापस होंगे। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होता जाएगा। कितना होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भाई, तो इसका कैलकुलेशन करने को भी आ सकता है और हम लोग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है भाई, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है 2Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया वो समझो। जब ये लार्ज डिस्टेंस पे था तो उस समय काइनेटिक एनर्जी के था, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी के था। एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस इट्स स्पीड विल डिक्रीज। क्यों भाई, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये रिपल्सिव फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है पॉजिटिव न्यूक्लियस का पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पे, उस फोर्स के चलते ये धीरे धीरे रिटार्डेशन करेगा, और ये रिटार्ड करेगा, इसका मतलब स्पीड धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते जब स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो ये वापस चला जाएगा। इट मीन्स ड्यूरिंग अप्रोच, जब ये अप्रोच कर रहा है ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल का अप्रोच कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है भाई सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R सेपरेशन। तो जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है इनमें सेपरेशन जो है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है। तो एज द सेपरेशन डिक्रीजेज, जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, और सेपरेशन जब डिक्रीज हो रहा है, ये जब डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स ड्यूरिंग अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। एंड एट R इज इक्वल टू R0। R जब R0 हो जाए, इसका मतलब जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाए, सेपरेशन जब हमारा डिक्रीज होते होते मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट जब अप्रोच हुआ है उस समय का डिस्टेंस हो जाए, देन उस कंडीशन में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा और यू टर्न लेगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन्स इंटायर काइनेटिक एनर्जी जो था हमारा वो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो ये था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 था। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होता है भाई जब इसका फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो,
इसका फोर्स ही वहाँ नहीं लग रहा था क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस पे था। तो जब लार्ज डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से जब लार्ज डिस्टेंस पे है, तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करता। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है, काइनेटिक एनर्जी है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इट मीन्स इंटायर काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा कन्वर्ट हो चुका, काइनेटिक एनर्जी K से 0 हो चुका है और ये कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q1 Q2, तो Q1 Q2, Q1 है देखो ट्वाइस इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल का है, और न्यूक्लियस का चार्ज है Ze। Z है इसका एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज न्यूक्लियस का होता है वो Z इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, इस तरह से डिवाइडेड बाई 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू R0 है। R0 लिखोगे तभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, जो कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसा लिखेंगे और यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, तो ट्वाइस ZE² डिवाइडेड बाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन मिलता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ट्वाइस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन इट वाज एट लार्ज डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी याद रखने हैं भाई, और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे ये कन्वर्जन हुआ और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दोगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दोगे तो हमारा ये R0 का वैल्यू कम होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना ही कम होता जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, वही बात यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है भाई, देखो it experiences Coulombian repulsion and its kinetic energy gets progressively converted into electrostatic potential energy at a certain distance, और certain distance पे क्या होता है, R0 from the nucleus, the alpha particle stops for a moment and then begin to retrace its path, फिर वापस चला जाता है। The distance R0 is known as distance of closest approach और distance of nearest approach इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हम लोग देख चुके इस तरह से। और इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, तो R0 पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, R0 का वैल्यू आ गया ट्वाइस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R0। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी R0 का वैल्यू आता था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ mv² जो लिखा, हाफ से हमारा हाफ जाके ऊपर आ गया और 2 था तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। इट मीन्स ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। अगर हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डालूं तो ये R0 हो जाएगा देखो ट्वाइस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और जब हाफ mv² कर दिए तो ये 2 गया ऊपर और ये 2 4 हो गया और ये 4 से कैंसिल हो गया। मीन्स R0 का वैल्यू अब चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ZE² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू v²। v है जब ये लार्ज डिस्टेंस पे था उस समय का स्पीड, ये ZE² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv², ये भी लिख सकते हैं। ज़्यादा सिंपल होता है ये ट्वाइस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डायरेक्ट पता ही है, ये तो आपको याद ही रहेगा ट्वाइस E और ZE अपॉन 4 पाई, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है भाई, इस तरह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग जिस फॉर्मेट में चाहे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो मॉडल क्या था, जो रदरफोर्ड मॉडल क्या हुआ, तो द होल पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड साहब ने जो सजेस्ट किया अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, वो ये था द होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल मास। देखो द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस विच इज ऑफ अ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम हैज डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 वेयर एज द न्यूक्लियस हैज डायमीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15। स्मॉलर न्यूक्लियस है तो ये ऑर्डर है, लार्जर न्यूक्लियस है तो ये है साइज। ठीक है, द होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल मास। देखो भाई एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहीं रहता है, सारे प्रोटॉन तो यहीं रहते हैं,
और ऑलमोस्ट ऑल मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को भी तो कुछ मास है भैया, इलेक्ट्रॉन को भी कुछ मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है, इसलिए बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल मास and whole positive charge. तो whole positive charge and almost all mass of the atom is concentrated in the nucleus. उसका साइज वेरी वेरी स्मॉल है. इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन लार्जर एम्प्टी स्पेस. लार्जर एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन लार्ज एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड आर रिवॉल्विंग सच दैट द सेंट्रिपेटल फोर्स कौन दे रहा है उनको भाई, प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बेचारा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है और इससे सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस ये कर रहा है. द एटम इज न्यूट्रल ओवरऑल. क्यों भाई, जितना पॉजिटिव है न्यूक्लियस में उतना ही नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन के साथ. सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है भाई, ये तो रदरफोर्ड साहब ने मॉडल प्रपोज कर दिया, ऐसा है. ठीक है, लेकिन ये रदरफोर्ड मॉडल भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. रदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो, रदरफोर्ड का जो एटम है, रदरफोर्ड मॉडल पे बेस्ड एटम को रदरफोर्ड एटम बोलते हैं, ये स्टेबल नहीं है. क्यों भाई स्टेबल नहीं है? नंबर 1 डिमेरिट ये, और नंबर 2 डिमेरिट ये कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये कहता है भाई कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम होता है एटम का. एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम. ये दो चीज़ हैं डिमेरिट. स्टेबल क्यों नहीं? क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने बोल दिया कि सर्कल में रोटेट कर रहे हैं. अब जब सर्कल में रोटेट कर रहे हैं तो सब लोग जानते हैं कि एनी एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ ईएम वेव. कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब अगर मान लो सर्कुलर भी है तो उसको एक्सेलरेशन है कितना भाई, तो v²/r, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर. तो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज होता है सोर्स ऑफ ईएम वेव, सोर्स ऑफ रेडिएशन. तो इसलिए ये जो रिवॉल्विंग चार्ज है वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज का एग्जाम्पल है, और ये एक्सेलरेटेड चार्ज एग्जाम्पल है तो ये रेडिएशन करता जाएगा, और रेडिएशन करने से इसके एनर्जी कम होते जाएंगे, रेडियस भी कम होते जाएंगे, और इस तरह से फाइनली ये स्पाइरल होकर के कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में, और ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा. मीन्स ये एटम कोलैप्स हो जाएगा. मीन्स ये जो मॉडल है कि न्यूक्लियस और चारों तरफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है. मतलब ये तो कभी ना कभी कोलैप्स हो जाएगा. इसलिए ये स्टेबल एटॉमिक मॉडल नहीं है. दूसरा कि इसमें सारे रेडियस, सारे एनर्जी पॉसिबल हैं. कम एनर्जी वाला भी, ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि हर रेडियस पॉसिबल है इसमें. जब स्पाइरल होके आ रहा है तो हर रेडियस पॉसिबल है. इसका मतलब जो रेडिएशन यहाँ से एनर्जी निकलेंगे वो सारे डिफरेंस वाले हैं, सारे एनर्जी डिफरेंस मिल रहे हैं. मीन्स कॉन्टिन्यूसली हर वेवलेंथ का, हर फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएशन इमिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. बट आपको पता है कि डिस्क्रीट होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा है, मतलब ये वाला मिलेंगे, फिर ये वाला मिलेंगे, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, इस तरह से मिलते हैं. तो डिस्क्रीट है, मीन्स लाइन स्पेक्ट्रा है, नॉट कॉन्टिन्यूस. इसके अकॉर्डिंगली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था. तो बाद में बोर्ड मॉडल में पता लगा भाई कि ये ऑर्बिट का अलग लेवल है, ये ऑर्बिट का अलग एनर्जी ऐसे है, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन का एनर्जी या वेवलेंथ होगा. हर वेवलेंथ नहीं हो सकता, पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड एनर्जी के ही लाइट इमिट होंगे. इसमें ऐसा कोई सजेस्ट नहीं किया कि ये एक ऑर्बिट होगा, फिर ये ऑर्बिट होगा, फिर ये ऑर्बिट होगा, और उसका जो ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होंगे खाली वही मिल सकते हैं रेडिएशन में. ऐसा रदरफोर्ड मॉडल में नहीं था. तो ये भी इसका डिमेरिट था. इसलिए इससे लोगों को उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया. हाँ, ज़रूर है कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया. ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो अभी मैं बात कर रहा था, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो दोनों मैंने ड्रॉबैक बताया, यहाँ पे भी देखो भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज इनकंसिस्टेंट विद क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेटेड चार्ज, सोर्स ऑफ ईएम वेव. According to electromagnetic theory, the electron is a charged particle moving in the circular orbit around the nucleus and has an accelerated motion. Accelerated motion है भाई, so it should emit radiation continuously and thereby lose energy. Energy lose करना चाहिए. And due to this, radius of the electron would decrease continuously, and also the atom should then produce continuous spectrum, and ultimately, finally, the electron should fall into the nucleus.
an atom will collapse in almost 10⁻⁹ second, 10⁻⁸ सेकंड में ही कोलैप्स हो जाएगा, बट द एटम इज फेयरली स्टेबल एंड इमिट्स लाइन स्पेक्ट्रम। पता है कि ये एटम हमारा स्टेबल भी होता है और ये लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता। तो रदरफोर्ड्स मॉडल was not able to explain the spectrum of even most simplest hydrogen spectrum, हाइड्रोजन एटम के भी स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं हो पाया ये मॉडल, इसलिए ये एंड हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद क्या आया भाई, तो इसके बाद आया बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स हम लोगों को मेनली जानने हैं। बोर्ड साहब ने बताया कि अच्छा ये जो स्टेबिलिटी का चक्कर जो है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा, वो चक्कर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग मेन पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं हैं। रदरफोर्ड साहब तो बता दिए न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, इससे आप वो स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। रदरफोर्ड साहब ने 3 पोस्टुलेट्स दिए, 3 पॉइंट्स दिए, जिसके बेसिस पे उन्होंने एटम के बारे में मॉडल बताया। नंबर 1 कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मीन्स mv²/r जो है वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इस इन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट में कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होता। इनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने बताया कि ऑर्बिट का शेप सर्कुलर है और उसमें रिक्वायर्ड सर्कुलेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट में तो उन्होंने ये बताया। दूसरे पोस्टुलेट में बताया कि कोई भी ऑर्बिट अलाउड नहीं होगा, ओनली दोज ऑर्बिट्स विल बी अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो भाई, तो h/2π का मल्टीपल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वो होगा, उस रेडियस का होगा जिसमें mvrn वो होगा भाई पहले वाले के लिए h/2π, दूसरे वाले के लिए 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट में 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट में 4h/2π, nth ऑर्बिट में nh/2π ये होना चाहिए। h/2π को h भी बोलते हैं, इसलिए nh ऐसा बोल सकते हैं, वेयर h इज इक्वल टू h/2π। तो बड़े सारे बुक में आपको h लिखा रहेगा। mvr एंगुलर मोमेंटम इज nh, h का मतलब है h/2π, h। तो एंगुलर मोमेंटम जिसमें nh/2π हो, दैट इज क्वांटाइज्ड हो, वही ऑर्बिट स्टेशनरी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होंगे और वही अलाउड ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ऐसे कोई भी रेडियस का ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस, जब ये हायर एनर्जी स्टेट से बड़े रेडियस वाले से छोटे वाले रेडियस में आएंगे तो फोटोन निकलेगा, और छोटे वाले से बड़े वाले में जाएंगे इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड एनर्जी रिसीव करके, जब और एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी वाले में जाएंगे तो ये फोटोन ज़रूर रिसीव करेंगे, तभी ये हायर में जाएंगे। और जब ये ग्राउंड स्टेट की तरफ या लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएंगे तो ये एनर्जी रेडिएट करेंगे। कितने एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेंगे, जितना एनर्जी डिफरेंस है इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है उतना एनर्जी डिफरेंस का फोटोन यहाँ पे ये लेकर के इमिट होगा, h न्यू एनर्जी डिफरेंस होगा। और ये कितना फोटोन एनर्जी रिसीव करेगा, तो इस एनर्जी और इस एनर्जी का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी का फोटोन ये रिसीव करेगा, तभी ये जंप मारेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इस तरह से 3 पोस्टुलेट्स बताए उन्होंने। पहला पोस्टुलेट रिगार्डिंग ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स दे रहा है, और ऐसे ऑर्बिट को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। और किन ऑर्बिट्स को अलाउ किया जाएगा, जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हुआ हो। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर नॉन रेडिएटिंग और स्टेशनरी ऑर्बिट। थर्ड में इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन
स्ट्रीम के फॉर्म में एनर्जी निकालेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो फोटोन से रिसीव करेगा, एनर्जी रिसीव करेगा, उतना ही एनर्जी रिसीव करेगा या रेडिएट करेगा जितना एनर्जी डिफरेंस है। यही 3 पोस्टुलेट हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर देन फोटोन एनर्जी रेडिएट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन h/2π है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल हो। तो जनरली हम लोग 3-4 को ही ले पाते हैं, हाइड्रोजन को, हीलियम ++ को, लिथियम +++ को, बेरिलियम तक को, नहीं 4 तक हम लोग जनरली लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भी स्मॉल होना चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और हीलियम है भाई, हीलियम प्लस, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को निकाल दिया तो एक तो बच गया, वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। या फिर लिथियम ++ या फिर बेरिलियम, उसमें ट्रिपल+ होगा, क्योंकि इसमें 4 होते हैं, 4 में से 3 निकाल लेंगे। तो इस तरह से 4 तक, Z=4 तक के एटम जिसके न्यूक्लियस का साइज वेरी वेरी स्मॉल हो, उन्हीं को हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कैल्शियम है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 19 तुमने निकाल लिए और एक बच गया, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा है। इसलिए हाइड्रोजन लाइक एटम होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए और न्यूक्लियस का साइज वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, इसलिए बेरिलियम तक ही हम लोग मानते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो अब हम लोग ये मैथमेटिकल इसके इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, mv²/r रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Ze न्यूक्लियस का चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4πε0r², ये मिलेगा। ठीक है भाई, इस तरह से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो खैर फार्मूला हम लोग लिख ही सकते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग फार्मूला ऑर्बिट्स के लिए डिराइव भी कर सकते हैं। तो भाई सर्कुलर ऑर्बिट होते थे, सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ऑर्बिट के। कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं भाई ऑर्बिट के, तो ऑर्बिट के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 2 इक्वेशन लिख करके। उसमें करना क्या होता था, तो ये डेरिवेशन वाले दिन देखा भी था हम लोगों ने रेगुलर क्लास में, बट इसमें जो मेन 2 इक्वेशन होते हैं, पहला तो फर्स्ट पोस्टुलेट का इक्वेशन भाई कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा इक्वेशन, दूसरा पोस्टुलेट mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन से v भी निकाल सकते हैं और r भी निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें v निकालना हो तो सीधा रेशियो ले ले, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो तुम्हारा v जब रेशियो लोगे तो एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, एक v बच जाएगा और वो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर रेडियस निकालना चाहते हो भैया तो इसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ v² है, इसको यहाँ भी स्क्वायर कर दें अगर इसको, तो ये भी v² वाला बन जाएगा, m²v²/r²। तो इसको स्क्वायर करके तब रेशियो ले लो, v² कैंसिल हो जाएगा, r बच जाएगा, तुम्हारा r मिल जाएगा। तो ये तो बेसिक है, डेरिवेशन करना हो तब। तो देखो, पुटिंग इन 1 वी गेट फाइनली Rn जो हमें मिलता है वो Rn ये मिलता है। तो Rn का वैल्यू याद रखना चाहिए हम लोगों को इस फॉर्म में, n²h²ε0/πme²z। चाहे आप ये पूरा ना याद रखना चाहें तो इतना ये जरूर याद रखना चाहिए, 0.53 n² अगेंस्ट टर्म। कुछ लोग याद रखते हैं रेडियस nth ऑर्बिट का, वो याद रखते हैं 0.53 और n² अगेंस्ट टर्म, ऐसा याद रखते हैं। तो ऐसा है याद तो आप रखते हैं वो ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन हाइड्रोजन लाइक होगा तो यहाँ पे आपको Z रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन लाइक मतलब Z अगर 1 है तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए तो इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये 1 है। लेकिन अगर ये लिथियम ++ के लिए हो जाए तो ऐसे कंडीशन में Z का वैल्यू 3 रखने पड़ेंगे। तो रेडियस ये है, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक के लिए अगर आ गया तो आपको उस कंडीशन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे जेड क्या था, ऊपर में था कि नीचे था, स्क्वायर था या सिंपल था। तो इसलिए ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट ये याद रखेंगे रेडियस को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए भी वैसे डिराइव करने को बताया था हमने, सीधा रेशियो लोगे अपने आप मिल जाएगा। तो
तो जब रेशियो लेते हैं तो स्पीड हमें मिल जाता है, स्पीड का वैल्यू इस तरह से आ गया, स्पीड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये स्पीड आ गया NH/2πmr, लेकिन r का जब वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो हमें फाइनली स्पीड मिल जाता है। स्पीड का फाइनली जो फॉर्मूला बनता है, एक मिनट, स्पीड का फॉर्मूला इधर ही आपको, अगर c रख दिया जाए, c के फॉर्म में अगर रखें तो CZ/n, मतलब स्पीड जो है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में अगर लिख दें तो ये मिल जाएगा। नहीं तो स्पीड जैसे मैंने बोला था वो डिराइव कर सकते हैं हम लोग, सीधा रेशियो लेंगे तो अपने आप स्पीड मिल जाएगा। ये तो r के टर्म है, इसमें Rn डाल दोगे, Rn का जो एक्सप्रेशन है वो डाल दोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि NH/2πmr है, r का वैल्यू यहाँ डाल दें तो अपने आप तुम्हें z के फॉर्म में मिल जाएगा। याद रखना है कि v जो है हमारा वो ये है, देखो स्पीड ये वाला पक्का है, ये वाला चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ये है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड जो आप ध्यान रख सकते हैं। z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और रेडियस के लिए हम लोग ये याद रखते हैं, जिसमें कि ये रेडियस बन जाता है भाई 0.53 और ये n² एंगस्ट्रम में, और ये स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये दो फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग, और इसके अलावा जो याद रखते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो स्पीड तो देख लिया, अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं भाई, तो हाफ mv², जब v का वैल्यू रख दिया, v का वैल्यू जब रख देंगे तो ये इस फॉर्म में मिलेगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी ZE, देखो भाई अगर आप मान लो एनर्जी का फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको याद आ जाएगा, भूल भी जाए तो याद आ जाएगा। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी तो जानते हैं भैया 2E, ये पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये r है सेपरेशन, रेडियस है ये, और ये इलेक्ट्रॉन Q1 Q2 अपॉन 4πε0 Rn, ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये है। जब पोटेंशियल एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो रिवॉल्विंग सिस्टम ग्रेविटेशन में भी होता था, यहाँ भी वही चीज़ काम करता है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ वैल्यू का होता है और ये पॉजिटिव में होता है। यहाँ तो निगेटिव में होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव और चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये निगेटिव में है, बट काइनेटिक एनर्जी इसके हाफ वैल्यू का होगा, मीन्स ZE²/8πε0 Rn। याद होगा, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन में भी वैलिड है, काइनेटिक एनर्जी अगर हमारा En हो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है -2 टाइम्स En, और टोटल एनर्जी जो होता है हमारा वो -En होता है। जितना काइनेटिक एनर्जी उसी का नेगेटिव टोटल एनर्जी होता है। तो ये ग्रेविटेशन में भी वैलिड है और यहाँ भी वैलिड है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पता लग गया तो उसके हाफ वैल्यू का होता है। पोटेंशियल एनर्जी जितना है उसके हाफ वैल्यू का काइनेटिक एनर्जी होता है। पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी में डबल वैल्यू होगा बट नेगेटिव, तो डबल वैल्यू है नेगेटिव, इसका हाफ कर दिया, इसका हमने हाफ कर दिया तो ये मिल गया। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, देखो -ZE²/4πε0 R, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ZE²/8πε0 R, ZE²/8πε0 R। तो हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, वो तो होता ही है Q1 Q2/4πε0 R। तो जब पोटेंशियल एनर्जी याद है तो काइनेटिक एनर्जी उसी का हाफ कर दिया। और टोटल एनर्जी तो भाई जितना ये काइनेटिक एनर्जी आया है उसी का नेगेटिव, -ZE²/8πε0। टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तो आएगा -ZE²/8πε0 R, मीन्स माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ जितना काइनेटिक एनर्जी होता था ना उतना ही वैल्यू में, लेकिन नेगेटिव में। ये है टोटल एनर्जी। इसी को जब हम लोग Rn अगर डाल दो, रेडियस अगर डाल दो तो तुम्हें मिल जाएगा E यानी कि टोटल एनर्जी, वो मिल जाएगा -13.6 अपॉन n² Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही -13.6 अपॉन n² जो आप याद रखते हो और इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं, तो हम लोग इसको जब आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे भी पता लग जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली जो एनर्जी आया वो ये आया, देखो ये है एनर्जी। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइनली ये है कितना भाई, तो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है
टोटल एनर्जी हमारा ये आया, इसका वैल्यू ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो माइनस 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका आगे आप रिजबर्ग कांस्टेंट लाना चाहते हो तो इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये टोटल एनर्जी को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ये है टोटल एनर्जी, कहाँ से आया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका सम करने पे ही आया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख ही लिया, ये सब देख चुके हैं भाई, वही रिपीट है। अच्छा, अब है एनर्जी ट्रांजिशन या फिर फ्रीक्वेंसी, जो लाइट हम लोग रेडिएट करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, तो उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये बात है भाई, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने बताया थर्ड पोस्टुलेट जो बोर साहब का था वो यही बताते थे भाई कि जब भी कोई हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ये मान लो n=1 है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=2 है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से। तो ये एनर्जी का एक्चुअली में गैप पहले ज़्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे गैप कम होता जाता है, तो खैर वो हमने ध्यान नहीं रखा हुआ है अभी। अगर आप वो ध्यान रखें तो एनर्जी फर्स्ट वाला जो है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी अगर ये दिखाया है तो ये हो गया n=1 का, ये हो गया n=2 का, ये हो गया n=3 का, ये हो गया n=4 का, ये हो गया n=5 का, ये हो गया n=6 का, ये हो गया n=7 का। इस तरह से गैप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये तो बात समझते हैं कि गैप कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कहीं, मान लो ये n इनिशियल है, इससे n फाइनल में ट्रांजिट करे, तो ये कितने एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा भाई, तो hc/λ उसका एनर्जी होगा फोटोन का, या hν बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोले। ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू। कितने एनर्जी का फोटोन निकालेगा भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ये यहाँ पे एनर्जी मान लो E1 था, यहाँ पे एनर्जी ये E2 है, ये E इनिशियल है तो ये E फाइनल है। तो E इनिशियल एनर्जी था ये, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई कितना एनर्जी का, तो दिस विल बी इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल, क्योंकि ये वाला E इनिशियल ज़्यादा एनर्जी वाला, जितना हायर एनर्जी स्टेट होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, क्योंकि ये -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होता है तो ये -13.6 डिवाइडेड बाई n² यानी 2² होता है, यानी कि 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है ये एनर्जी। ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस तरह से कम निगेटिव मतलब ज़्यादा एनर्जी, ये लिस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी। तो हम लोग इनिशियल से फाइनल में जंप मार रहा है तो कितना फोटोन एनर्जी लेके निकलेगा भाई, तो इतना एनर्जी लेकर निकलेगा। इसको हम लोग अगर लिखें एक्सप्रेशन में तो याद होगा E इनिशियल लिखेंगे तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा, और ये n इनिशियल लिखेंगे भाई, इनिशियली जहाँ भी था, और माइनस ये होगा -13.6 Z²/n फाइनल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, ये पहले एनर्जी था और ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी। अब इसमें क्या करते हैं भाई, तो कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे भाई, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग कितना, तो 13.6 Z² इतना ही एनर्जी लिया मान लो हमने कॉमन। 13.6 जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं वो ले सकते हैं 13.6, और Z² दोनों में है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर क्या हो जाएगा भाई, तो n फाइनल माइनस माइनस से प्लस हो गया, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एनर्जी hc/λ, ये मिल गया। ठीक है भाई, अब इसको हम लोग 1/λ अगर लिखना चाहें, 1/λ, क्योंकि वेव नंबर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, 1/λ अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे hc नीचे आएगा, hc डिवाइड होगा, और ये फाइनली वैल्यू 13.6 और ये सब मिला करके बनता है फॉर्मूला फाइनली क्या भाई, तो 1/λ इज इक्वल टू hc, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13.6, ये हो गया। Z² तो है ही,
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, तो HC ये हो जाएगा, और 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ऐसा होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं रिगबर्ग कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रिगबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा रिगबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर, और ये हो गया 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर नंबर। ये मिल गया हमें 1/वेव नंबर, 1/λ दैट इज वेव नंबर। टोटल को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इज गिवन बाई 1/λ रिगबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड का वैल्यू 1, हाइड्रोजन लाइक होगा तो भाई जैसा एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से। एटॉमिक नंबर 4 तक को ही तो लेते हैं हाइड्रोजन लाइक में। तो इस तरह से ये फाइनली फॉर्मूला बनता है। अब इसमें n फाइनल अगर हमारा 1 है, मतलब फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में ही पहुंचना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमन सीरीज। अगर n फाइनल हमारा 2 है तो बामर सीरीज है, n फाइनल अगर हमारा 3 है तो लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बहुत सारे सीरीज हैं। तो फाइनल फार्मूला जो है ये याद रखने हैं आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है तुम्हारा टेबल जो डिफरेंट सीरीज के हैं, जो लास्ट में हम लोग को देखने होते हैं। वो क्या है भाई, तो देखो लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को जानने होते हैं। फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा है, लेमन सीरीज होगा तो n फाइनल हमारा 1 हो गया, बामर सीरीज है तो n फाइनल हमारा 2 हो गया, और हमारा पास्टन सीरीज है तो हमारा 3 हो गया, ब्रैकेट सीरीज है तो 4 हो गया, पीफन सीरीज है तो n फाइनल 5 होगा। n इनिशियल क्या होगा भाई, तो जब n फाइनल 1 है, जब n फाइनल हमारा 1 है तो लेमन सीरीज में हमारा n फाइनल 1 है तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। मीन्स n फाइनल 1 है तो n इनिशियल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी। इसलिए n इनिशियल क्या होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। 2 से 1 पे जा सकता है, 3 से 1 पे जा सकता है, 4 से 1 पे जा सकता है। बामर सीरीज में क्या होगा, 3 से 2 पे जाएगा, 3 से 2 पे जा सकता है, 3 से 2 पे जा सकता है, 4 से 2 पे जा सकता है, 5 से 2 पे जा सकता है बामर सीरीज के लिए। ये सब हम लोग देखते हैं। फिर इस तरह से पास्टन सीरीज के लिए फाइनली तो 3 होगा, लेकिन इनिशियली 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। n फाइनल 4 है तो ब्रैकेट सीरीज, n फाइनल 5 है तो पीफन सीरीज, n फाइनल 3 है तो पास्टन से, n फाइनल 2 है बामर सीरीज, n फाइनल 1 है तो लेमन सीरीज। पहले डिस्कवर्ड हुआ था लेमन से ये बामर सीरीज। बामर सीरीज सबसे पहले लोगों को समझ में आया, पता लगा, डिस्कवरी सबसे पहले बामर सीरीज की हुई। बाद में लेटर ऑन लेमन सीरीज भी और ये सब डिस्कवर्ड हुई, क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाइट इमिट करता है। जो रेडिएशन है वो विजिबल रेंज में आई सेंस कर सकता है। सबसे पहले ये हम लोगों के नॉलेज में लेमन सीरीज से भी पहले बामर सीरीज आया। तो बामर सीरीज विजिबल रेंज में रेडिएशन दिखाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बामर सीरीज विजिबल रीजन में अपना रेडिएशन दिखाता है। इससे ज़्यादा एनर्जी का होता है लेमन सीरीज वाला यूवी में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और इससे जो कम एनर्जी वाला होता है इंफ्रारेड रीजन में, ये भी इंफ्रारेड रीजन में, और ये फार इंफ्रारेड मतलब और ज़्यादा कम एनर्जी वाला, और हमारा कम एनर्जी वाला ये होता है पीफन सीरीज। इस तरह से अगर इन्फिनिटी से 1 पे आया, इन्फिनिटी से 2 पे आया, तो इन्फिनिटी से जो आएगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी सबसे कम वेवलेंथ वाला होगा। अगर 2 से 1 पे जाएगा तो वो कम एनर्जी यानी कि ज़्यादा वेवलेंथ वाला होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा वेवलेंथ होगा। ये इमीडिएट आ रहा है, मतलब 1 पे आना है तो 2 से 1 पे आ रहा है, यहाँ 1 पे आना है लेकिन इनफाइनाइट से 1 पे, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला हो गया। बिल्कुल इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, और एक है बिल्कुल 2 से 1 पे आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम। क्योंकि C = न्यू लैम्डा होता है भाई, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मीन्स वेवलेंथ कम। तो यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ वाला है ये लेमन सीरीज का, सबसे कम वेवलेंथ वाला। ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी। उसी तरह से ये दिया हुआ, ये इनफाइनाइट से 2, इनफाइनाइट से 3, इनफाइनाइट से 4, इनफाइनाइट से 5, ये मैक्सिमम एनर्जी वाला यानी कि मिनिमम वेवलेंथ वाला।
और ये इमीडिएट बाद वाला है 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3 या 5 से 4 और 6 से 5 इमीडिएट वाला है। इमीडिएट वाला मतलब सबसे कम एनर्जी वाला। अगर कोई बोले लेमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाला क्या होगा, तो भाई लेमन सीरीज में सबसे कम एनर्जी वाला ये होगा। सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। अगर कोई बोले कि भाई कि ठीक है ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, तो ब्रैकेट सीरीज में अगर हम लोग जानना चाहते हैं सबसे कम एनर्जी वाला, तो इमीडिएट बाद वाला देखेंगे। इमीडिएट बाद वाला देखेंगे तो ब्रैकेट सीरीज में पहले आ गए एन फाइनल हमारा 4 हो गया, और इमीडिएट बाद वाला वो सबसे कम एनर्जी वाला, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला मिल जाएगा। किसमें? ब्रैकेट सीरीज में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। ये नहीं कि इससे भी ज़्यादा वेवलेंथ वाला ये है, लेकिन ये ब्रैकेट सीरीज में नहीं है। तो हर सीरीज के लिए इमीडिएट बाद वाला जो होता है सबसे कम यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। तो इस तरह से ये टेबलर फॉर्म में है, ये बात आप समझते हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि जब इमीडिएट बाद वाला होगा तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस, और सबसे कम एनर्जी का मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी होता है h-nu। कम एनर्जी मतलब कम फ्रीक्वेंसी लेकिन ज़्यादा वेवलेंथ, क्योंकि hc/λ होता है। तो कम एनर्जी मीन्स ज़्यादा वेवलेंथ। तो ये सब बात आपको ध्यान रखने हैं। इन पे न्यूमेरिकल आते हैं जो हम लोग एक और क्लास लगाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स और हम लोग देखेंगे।